हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास वीपीओ मेंस का एग्जाम जो अप्रैल लास्ट में लगा हुआ है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तथ्य हैं, नोट्स है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं वन लाइनर फॉर्म में होंगे और कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं शॉर्ट में बहुत वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। अगर किसी को किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर पंचायती राज .up.nic.in पे जा सकते हो। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, इस पर दे रखी हैं। एक पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर कई सारी हेडिंग्स खुल ओपन हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हो। इन पे क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ विवरण आ जाएगा। तो आप वहाँ से जो भी आपको मैथमेटिकल चीज़ें जाननी हो, बिल्कुल सटीक हो, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ऑफिशियल डेटा है जो अभी देखिए, ऑफिशियल डेटा जो वेबसाइट पे उपलब्ध है ग्राम पंचायतों के लिए, तो 57,691 ब्लॉक पंचायत की बात करें तो 826 और पंचायत भवन की बात करें तो ये दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट अभी आपने देखा होगा कुंभ क्षेत्र वाला 76वां लगाया गया था। जैसे ही कुछ अपडेट होता है वो जिले के रूप में, तो वो भी आपसे मैं शेयर जरूर करूँगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे भी जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी पंचायती राज व्यवस्था दे रखी है उसमें जो उसके टॉपिक्स हैं 65 नंबर का टोटल आएगा। उसके अंदर डिवीज़न करके, जैसे कोई 5 नंबर का है, कोई 20 नंबर का, कोई 15 नंबर का, 10 नंबर का, उसी तरह के जो टॉपिक्स हैं अलग अलग, उसी में से मैंने एक सेकंड टॉपिक लिया है। 10 मार्क्स का इसमें आता है आपका। और काफ़ी कोशिश की है शॉर्ट में बताने के लिए। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है और ये उत्तर प्रदेश के परिपक्ष में होगा, परिप्रेक्ष्य में। तो और ये वीपीओ मेंस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, तभी से बताऊंगा मैं। वन लाइनर फॉर्म में है। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या अनुच्छेद में क्या ग्राम सभा पंचायत से जुड़ी चीज़ें हैं, किस में आती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वित्त पूछ लेते हैं, शक्तियाँ किस में होती हैं, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। तो ये है भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायतें, और 29 विषय होते हैं इसमें। तो चलिए अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 की बात करें हम तो ये परिभाषाएं बताई गई हैं ग्राम सभा से रिलेटेड या पंचायत और जिला। उसके बाद 243 के का 243 के काम में ग्राम सभा से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। खा की बात करें तो पंचायतों का गठन, ग्राम सभा के बाद पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसमें टिक मार दूंगा, वो ज़रूर याद करिएगा। जैसे ये हो गया ग्राम सभा किस में है। उसके बाद पंचायतों की संरचना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्थानों का आरक्षण घा में। उसके बाद आप देख सकते हो कि सदस्यता का अनर्हता जो है वो है। उसके बाद बात करें पंचायतों की शक्तियाँ, 243 के छा में है। 243 के अगर जा की बात करें हम तो पंचायतों द्वारा करोड़ों शक्तियाँ 243 के झा में, और इंग्लिश में आई होता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। वित्त व्यवस्था बताई गई है। उसके बाद 243 के यहाँ में जैसे देख सकते हो आप, लेखा परीक्षण है। उसके बाद टा में पंचायतों का निर्वाचन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठा में अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों का परिवर्तन है। उसके बाद डा में क्षेत्र में भाग लागू ना होना। उसके बाद देख लीजिए दो और हैं, अड़ा और फिर अड़ा। तो वर्तमान विधियां एवं पंचायतों की निरंतरता है और निर्वाचनीय मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप है। तो ये कुल मिला के आप देख सकते हो, इतने आपके अनुच्छेद दे रखे हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट हैं और याद करने ही होंगे। इंग्लिश में एक बार देखोगे तो बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा हाँ ये हमें एक कन्फ्यूज़न होगी। हिंदी में अगर इंग्लिश में देखोगे आप तो एच हो गया, आई हो गया, जी हो गया। तो इस तरह से गवर्नेंस, आरक्षण और ये वित्त वाली तो जल्दी याद हो जाता है उससे। पहले ये जान लीजिए, ग्राम पंचायत जो सबसे लो लेवल का होता है वो ग्राम पंचायत रहता है, विलेज लेवल। और उसके बाद पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पे आती है, और जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, सबसे उच्च होता है ये। कहाँ पे कितने स्तरीय वाले लगे हुए हैं पंचायती व्यवस्था वो देखते हैं। तो जहाँ पे नहीं है सबसे पहले वो समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट है। नीचे सबसे नीचे देखिए तो यहाँ पे 27, 28, 29 जो दे रखा है। यहाँ पे देखिए पंचायती व्यवस्था नहीं है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में पंचायती व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद पंचायती व्यवस्था चतुर्थ श्रेणी की देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगी 4। उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं ज़्यादातर में ट्री संरचना है इसका। और सबसे ऊपर की बात करें छत्तीसगढ़ में 2 है। और उसके बाद देख लीजिए छत्तीसगढ़ से अगर कुछ जो राज्य हैं उनके नाम मैंने दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के। पंचायती राज व्यवस्था का दे रखा है कितने चरणों में क्या चीज़ें उसमें घटित हुई हैं। तो उससे रिलेटेड चीज़ें मैं एक वीडियो आपका अलग से बना दूंगा, क्योंकि कई चरण हैं, उसके अंदर कई व्यवस्थाएं हैं और आम चुनाव से लेके कई चीज़ें उसमें बताई और बनाई गई हैं।
तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा मैं। अभी चलिए वन लाइनर फॉर्म में जो महत्वपूर्ण है सेकंड टॉपिक का वो देखते हैं। जैसे देख सकते हो पंचायती व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, खंड समिति और जिला परिषद। उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि पंचायत के पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे, ये है। उसके बाद जो लागू का देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से लागू होता है ये। और ग्राम पंचायत में 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण दे इसमें है। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। मध्य स्तर का अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। ये समझ लीजिए, क्योंकि चुनाव का जो अध्यक्ष चुनाव है वो इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है। चलिए बात आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। फ्लो चार्ट से थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं वन लाइनर फॉर्म वाला भी बताऊंगा आपको अभी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि कब ये लागू हुआ, स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में होती है। इसका मुख्यालय लखनऊ है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद वर्तमान चुनाव आयोग, तो ये यूपी के परिप्रेक्ष्य में है, तो मनोज कुमार हैं कि नहीं मैं आपको क्लियर करके कमेंट में बता दूंगा ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय चुनाव की संपन्न जिम्मेदारी आप देख सकते हो। उसके बाद चुनाव लड़ने वाले मतदाता की सूची तैयार करना, कि क्या कार्य हैं वो दे रखे हैं। वर्तमान स्वरूप में कुछ जो वन लाइनर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है वो पढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। विधानसभा में जो पारित हुई थी ये अधिनियम, वो 5 जून 1947 को पारित होता है। विधान परिषद में द्वारा कब ये पारित होता है, तो 16 सितंबर 1947 में पारित होता है। और अधिनियम प्रभावी कब से हुआ था, तो ये 27 दिसंबर 1947 से प्रभावी होता है। कुछ और चीज़ें देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग आता है ये पंचायत, आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद भाग 9 के अंतर्गत है, और 243 के का से 243 के ऋणा तक आता है ये। 29 विषय उसमें होते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1949 को होती है ये। उत्तर प्रदेश के विकास के चरण कितने हैं, पंचायत के चरण उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो चरण है इसके मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपकी बना दूंगा सिर्फ चरण को लेके। अब ये सिर्फ कुछ चीज़ें समझ लीजिए। प्रथम चरण जो है 1947 को होता है, जिसमें 35,000 पंचायत की व्यवस्था होती है ये। द्वितीय चरण आपका 1953 से लेके 60 तक का होता है। और इसी में दूसरा जो आम चुनाव होता है 1955 में, वो संपन्न होता है। और इसी 1955 में पंचायत अदालत को न्याय पंचायत भी कहा गया था। तीसरा चरण आप देख सकते हो 60 से 61 से 71-72 तक चलता है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब से लागू की गई, तो 61-62 से लागू की गई थी। 61-62 इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए मिड के बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो अगले ईयर तक का पूरा ले लेते हैं प्लान, तो इसलिए ये आता है। ग्राम सभा का जो वर्ष होता है वो वित्तीय वर्ष, वो कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ग्राम पंचायत के लिए आबादी कितनी होनी चाहिए, जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो, तो 1000 आबादी होना ज़रूरी है। अगर 1000 की आबादी नहीं है तो कुछ गाँव को मिला के वो आबादी लेके तब उस पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था कर दी जाती है। ग्राम पंचायत का जो वार्ड होते हैं, जो बंटवारा होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए कम से कम 10 हो सकता है और अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ग्राम सभा की 2 सामान्य बैठकों की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा मैं ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है पूरा, तो पंचायत की बात नहीं हो रही है। तो ग्राम सभा की 2 सामान्य बैठकें होती हैं। एक होती है खरीफ फसल के जस्ट बाद, और एक रबी फसल की जस्ट बाद, कटने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। उसके बाद ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्तों की संख्या 1/5 यूपी में होती है। कहीं कहीं पे ये 1/10 भी दे रखा है, याद रखिएगा, लेकिन यूपी के लिए 1/5 होती है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, कि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होती है। सचिव इनके कौन होते हैं, तो सचिव जो होते हैं मुख्य विकास अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी होते हैं। तो उसका क्षेत्र पंचायत के बारे में बताता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जो मतदाता होते हैं उनके द्वारा ही सदस्य का चुनाव होता है, और जो इसके अध्यक्ष हैं उन्हीं सदस्यों में से किसी को चुन के बनाया जाता है, और ये खंड विकास अधिकारी इसके सचिव होते हैं। उसके बाद चलिए और देखते हैं क्या है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, और पंचायत क्षेत्र की स्थिति क्या है जिसपे एक प्रधान आप रख सकते हो। तो अगर 1000 लोग हैं उस पर कोई है तो 9 सदस्य वाले प्रधान बनेंगे। और उसके बाद 2000 की जनसंख्या है। मैं एक इस पंचायत क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो लोगों की संख्या है वो बता रहा हूँ मैं। 2000 तक है तो 11 सदस्य रहेंगे पंचायत क्षेत्र में, जो रहेंगे प्रधान के अंदर मिला के। उसके बाद 3000 लोग रहेंगे तो 13 सदस्य हो सकते हैं, और 3000 से ज़्यादा पे 15 सदस्य रखे जाते हैं। तो ये है। उसके बाद एक ग्राम विकास अधिकारी 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है, ये भी याद रखिएगा। और वैसे अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए जो पंचायत में रहते हैं, जो ग्राम पंचायत में, तो 7 से 17 रहते हैं, याद रखिएगा, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आता है ये। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 की किस समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था? इसका तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे होता है ये। किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये पांचवा पंचायत चुनाव होता है, जो कि 1982 के अंतर्गत है ये। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस ईयर से शुरू होती है इसमें है? तो ये 1988 से शुरू होती है और 30% आरक्षण की बात होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट होता है? तो अक्टूबर 1952 में स्टार्ट होता है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया जाता है? तो 2004 में होता है ये। ग्राम पंचायतों की सदस्य की संख्या जैसे मैंने आपको बताई 7 से 17 तक हो सकती है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की जाती है? तो 1959 में की जाती है ये। ग्राम पंचायत के कार्य एवं मत का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है, जो कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो धारा 15 और 16 में है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुसूची 11 के अंतर्गत है ये। पंचायतों का विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था चाहते थे, जो कि अशोक मेहता समिति है 1977। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? तो ये शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल। मध्यवर्ती आप समझ लीजिए, पहले ग्राम होता है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो पंचायत वालों का बात हो रही है यहाँ पे। पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर किसके अंतर्गत आता है और किसमें क्या क्या किस किस पे कर लगा सकते हैं? तो 243 के जा के अंतर्गत आता है। जो भूमि आप यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग ये कर लगा सकते हैं। प्रकाश पर कर लगा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई मेला या फिर उसकी भूमि किसी तरीके से यूज़ हो रही है व्यापार के रूप में, तो उस पर ये कर लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतों में आरक्षण देखते हैं क्या है। तो आरक्षण की अगर हम बात करें तो 243 के घ के अंतर्गत आरक्षण आता है। 243 के घ के अगर 2 में देखा जाए तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति इसलिए आरक्षण 1/3 लागू होता है। उसके बाद 243 के अगर घ में देखें, घ के 3 में देखें, पार्ट 3 में, तो उसमें महिला आरक्षण की बात की गई है कि प्रत्येक पंचायत में महिला आरक्षण होगा, जिसमें 1/3 सामान्य महिलाओं की यहाँ बात है, नॉर्मल। उसके बाद 243 घ में पार्ट 6 में अगर हम बात करें तो उसमें ओबीसी आरक्षण की बात की गई है। 243 के घ के 4 में बात करें, पार्ट 4 में, तो सब क्लॉज है ये। तो पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु उसका आरक्षण जो होगा उसकी बात की गई है घ के 4 में। पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कब लागू किया गया और कहाँ पे? तो ये बिहार में लागू किया गया 2006। राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है और उसके नीचे अन्य अधिकारी भी देख लीजिए आप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी करते हैं और मतदान अधिकारी की रिटर्निंग सरकार करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा की कार्यकारिणी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अंतर्गत किया जाता है? तो 2002 की नियमावली के अंतर्गत है, जिसमें 6 समिति होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 22 के अंतर्गत अनुसार ग्राम पंचायत के जिम्मे कितने कार्यों का उल्लेख होता है? तो 31 कार्यों का उल्लेख है। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार का गठन कब किया जाता है? तो ये 1995 किया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक कब पारित किया जाता है? तो 22 अप्रैल 1994 को पारित किया जाता है ये। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो ये पैसा एक्ट है 1996 का। उससे जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पे किया जाता है? तो ये 50,000 की जनसंख्या जरूरी है इसमें। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत समितियों का अध्यक्ष हो सकता है? तो 3 ग्राम पंचायत समितियों का अध्यक्ष हो सकता है वो। उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमावली 1994 की अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत लागू होता है। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत परिषद अधिनियम जो है ये 1961 के अंतर्गत लागू होता है। ये एक बहुत शॉर्ट नोट है, अभी इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो भी आगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसे ही मैं आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।